ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बड़ी खबर हम लगातार आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा। हालांकि कई ऐसे झटके पहले भी लगे, लेकिन ये ताजा झटका बहुत सी सियासी, अगर हम हलचल की बात करें, सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर। लेकिन अब क्या हड़कंप मचेगा कांग्रेस के खेमे में, ये देखने वाली बात होगी। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये इस्तीफा कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है। और आपसे गठबंधन के खिलाफ थे अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली, ये बहुत बड़ी बात जो इस इस्तीफे के माध्यम से सामने आ रही है। चलिए, हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल जुड़ा हुआ है। कन्हैया कुमार को टिकट देने से विरोध में थे लवली। इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन विशिष्ट मेहमानों से एक बार तारुफ। हमारे साथ रोशन गौड़ साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अशोक जी के साथ साथ विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे कि जनता के बीच अगर देखें इस इस्तीफे को लेकर क्या मैसेज जाएगा? हालांकि अगर कांग्रेस और आपके गठबंधन की बात की जाए तो ये गठबंधन ही बेमेल था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच इसका मैसेजिंग बड़ा स्पष्ट है। जनता को ये पहले समझ रही थी, नेताओं को थोड़ा देर से समझ में आया। जनता जो हम उसको बेवकूफ समझते हैं, कुछ नेता लोग बेवकूफ समझते हैं, उनको लगता है कि हम रातों रात में समझौता करेंगे, कोई बेमेल समझौता करेंगे, कोई ऐसा अलायंस, अनहोनी अलायंस करेंगे और जनता स्वीकार कर लेगी। आज की तारीख में ना जनता स्वीकार करती है, ना कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आपने जो कुछ कहा था पहले, जो कुछ आपने बयान दिए थे, वो सभी जो है आपके बयान, आपके जो तमाम चीजें वो निकल कर आ जाती हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता इस बात को कैसे एक्सेप्ट करने की अरविंद केजरीवाल का मॉडल बहुत अच्छा है, जबकि इसी अरविंद केजरीवाल के शराब मॉडल को लेकर के कांग्रेस ये दावा करती रही थी कि हमने इस शराब घोटाले को उजागर किया है। अचानक रातों रात नेता जो है वो अपनी कुर्सी के लिए एक शिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन ना जनता के लिए संभव होता है, ना कार्यकर्ताओं के लिए संभव होता है। और जब कार्यकर्ताओं का जनता का प्रेशर होता है, देखिए अरविंदर सिंह लवली अगर इतने समय तक खामोश बैठे थे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए सिचुएशन धीरे धीरे मुश्किल हो रही थी। और खास करके कांग्रेस ने जब 3 अपने उम्मीदवार डिक्लेयर किए, 7 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली। 3 सीटें में जब कांग्रेस ने उम्मीदवार डिक्लेयर किया, उनमें जयप्रकाश अग्रवाल ही हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। उनको छोड़कर बाकी जो दोनों उम्मीदवार हैं उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रहा, ना आइडियोलॉजिकली ना वैसे। अब उसमें कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे नेता थे जिनको लेकर कांग्रेस के लोग बहुत बहुत नाराज है। ग्राउंड पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल, ऐसे में कन्हैया कुमार जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल बड़ा अच्छा, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने लगते हैं। तो ये सब चीजें और कांग्रेस को ये कहना पड़ता है कि हमारी पोजीशन ये नहीं है अरविंद केजरीवाल की तारीफ करना, हमारी पोजीशन ये नहीं है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पोजीशन ये नहीं है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल और जो है स्वास्थ्य मॉडल बड़ा अच्छा है। हमारी पोजीशन ये है कि अभी हमें मोदी को हराना है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ सहयोग करके और उनका गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें जनता समझती है आंचल, इसलिए ये जो गुब्बारा था बहुत जल्दी फट गया। अभी 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव और कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी दोनों को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत अहम आपने कहा। इसी पर विनोद जी की एक प्रतिक्रिया। विनोद जी, हमने देखा कि कल 100 से ज्यादा सिखों ने, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिख थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। क्या इसको भी एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है? क्योंकि 1984 के दंगों को कोई भूला नहीं है, और कांग्रेस से अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी हमेशा रहती है। क्या ये बहुत बड़ी वजह रही? और साथ ही अरविंदर सिंह लवली के अगर करियर को देखा जाए, एक युवा राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी बेहतरीन छवि बनाई थी जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। चल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और 100 नहीं 1200 कल जो सिख समुदाय के लीडर थे देश प्रदेश से लेके और बाहर में जिनका अपना इन्फ्लुएंस हुआ है वो उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन की थी। ये तो एक अलग मैसेज था। वो अलग ऐसे मैसेज ये था, वो इसलिए भी था कि आप जिस दिन से आपने देखा होगा कि वहां अमेरिका में बैठे हुए जो इनके गुरु हैं, वो जिस दिन से शहजाद पूनावाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इसी मामले पर होगी। आइए सुनते कि वो क्या कह रहे हैं। नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। और दूसरी विचित्र स्थिति ये थी कि जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को ख़त्म करते हुए हुआ, जिसने कहा
शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, जिनके साथ पंजाब में आज भी उनकी कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत और दोस्ती कर दी आपने। और पंजाब में कांग्रेस के लिए कहा जाता है एक थी कांग्रेस। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार की कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी, और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि इस पूरे अलायंस में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये टुकड़े टुकड़े और कलेश ही चलता है। उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस और लेफ्ट। हमने देखा है पंजाब और दिल्ली में क्या चल रहा है, केरल में भी लेफ्ट बनाम कांग्रेस चल रहा है, बिहार से उनके एक साथी निकल गए, यूपी से उनके एक साथी निकल गए। तो हर जगह कोई मिशन विशन नहीं है, इनके अलायंस में केवल पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए रांची में भी जूते चप्पल चल रहे थे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, और यहाँ पर भी अब जो कलेश सामने निकल कर आया है। अरविंद केजरीवाल रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट। साफ तौर पर जिसका जिक्र हम अपनी चर्चा में भी कर रहे थे कि आखिरकार आप और कांग्रेस का जो एक गठबंधन था ये बेमेल था, और साफ तौर पर जो विरोधाभासी विचारधारा रही है, यानी कि दोनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो ही अलग थी, फिर साथ कैसे आए। विनोद जी, हम अपनी बात आप पहले पूरी कीजिए कि किस तरह से, अगर हम इसे ऐसे देखें, क्या कोई प्रेशर था जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि कई सिखों ने कल ज्वाइन किया है भाजपा, और साथ ही साथ एक युवा नेता के तौर पर एक अच्छी खासी छवि के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। हाँ, चल मैंने इसलिए आप ही के सवाल पे पहले आता हूँ। बढ़िया सवाल आपने पूछा था कि आपने कल से देखिए 3 दिन पहले से श्याम पित्रोदा फिर से न्यूज लाइट में है, और वही श्याम पित्रोदा है कि 2019 में उन्होंने सिख दंगों के 84 के दंगे को कहा था कि जो हुआ सो हुआ। तो क्या यह सिख समुदाय इस बात को भूल जाएगा कि जो हुआ सो हुआ, कि उसको भुला के अब दूसरे उसको कांग्रेस को एक तरह से इसके लिए क्लीन चिट दे दें? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जो अशोक जी अभी आपकी चर्चा में बता रहे थे, कि 2019 में आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी पूरे 7 के 7 दिल्ली विधान एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सीट पे अपनी जमानत बचाई थी, बाकी सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपनी जमानतें जब्त करवा ली थी। वो कांग्रेस थी जो कम से कम 6 सीटों पे नंबर 2 की पार्टी थी, और यही कांग्रेस के ये कार्यकर्ता से लेके प्रदेश के नेतृत्व ये क्लेम करते थे कि ये असेंबली में भले ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 2015 में 2020 में पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया हो, जीरो पर पहुंचा दिया हो, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस एमपी में कांग्रेस का वजूद है, क्योंकि वो बीजेपी से सीधे लड़ती हुई दिख रही है। लेकिन पार्टी के नेतृत्व को, जो अशोक जी डेडली कॉम्बिनेशन कह रहे थे, यही डेडली कॉम्बिनेशन था जिसके कारण अरविंदर सिंह लवली को आज इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि आपने सिर्फ समझौता मुस्लिम वोट के लिए किया है। आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का जो ये अलायंस है वो इसलिए है कि कांग्रेस को डर था कि कम से कम 3 सीटों पे जहां इनका प्रभाव है, उस माइनॉरिटी वोट का, मुस्लिम वोट का प्रभाव है, वो न बटे। इसलिए उन्होंने एक तरह से डिमोरलाइज होकर 4 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट अपने साथ में रखी थी। कन्हैया कुमार भी उसी मुस्लिम फैक्टर से है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। आप बात करें इसी पर, चल मैं अपनी बात 2 सेकंड में पूरी कर दूं। तो ये सारी चीजें जब हैपनिंग्स को आप पूरी तरह से देखेंगे कि एक प्रदेश के अध्यक्ष का रिजाइन करना, एक कद्दावर मंत्री राजकुमार चौहान जैसे मंत्री को, फॉर्मर मिनिस्टर को रिजाइन करना, तो ये छोटी मोटी रिएक्शन से नहीं होता है। जब पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व और कार्यकर्ता ये बात समझ लेते हैं कि इसमें रहने से कोई फायदा नहीं है, तब वो अलग रास्ता तभी वो ये फैसला लेता है। अच्छा? हमारे साथ रामकृपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन अशोक जी, जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर हमने देखा कि बाहरी व्यक्तियों को टिकट दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि राजकुमार चौहान का टिकट काटा गया, और 15 सालों से वो पार्टी की सेवा में थे। ऐसे ही कन्हैया कुमार बाहरी को यहाँ लाया गया, जिसके विरोध में कहीं ना कहीं अरविंदर सिंह लवली भी थे। ये जो खींचतान रही टिकट बंटवारे को लेकर, आपके पास वापस आऊंगे। आरपी सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो ज़मीनी नेता वो तंग हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया
और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग है। और ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे। कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है? तो दिखता है कि वहाँ पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। तो आरपी सिंह का भी मानना है कि पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अशोक जी, जिस तरह से जब हम टिकट बंटवारे की बात करते हैं तो टिकट बंटवारे को लेकर किसी तरह की एक एसओपी है, कोई प्लानिंग लगती नहीं कांग्रेस की। बाहरियों को वो लेकर आए और अपने ही लोगों का टिकट काटा गया, जिसकी वजह से आज ये दिन कांग्रेस को देखना पड़ रहा है। अच्छा, कांग्रेस की प्लानिंग तो दिखती है, लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग जो है वो क्या है, सबसे बड़ा सवाल वही है कि कांग्रेस किस तरह की प्लानिंग कर रही है, किस सोच के साथ चल रही है। अगर आप जातिगत बंटवारे को, अगर आप देश में मुसलमानों को संसाधनों का पहला हक, ये इन सब सोच को लेकर चलेंगे कि देश की संपत्ति को आप बांट देंगे, तो ये जो सोच है ना, ये सोच कांग्रेस की हर जगह झलकती है। अभी विनोद मिश्रा जी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सही बात कर रहे थे कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इसके पीछे एक बड़ी सोच रही कि कांग्रेस को लगता था कि मुस्लिम वोट जो है दिल्ली के, उनको ले ले। देखिए, दिल्ली में मुस्लिम वोट जो है उनको, वो पूरी तरह से जो है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गया, इसमें कोई दो राय नहीं। खास करके अमानतुल्लाह खान जैसे जो जहरीले बयान देने वाले, जो दंगा कराने, जिनके ऊपर दंगे के आरोप है, ऐसे तमाम नेता जिन्होंने शाहीन बाग बनाया, ये सब आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता है जो दिल्ली में दंगों कराने के कारण जो है जेल में, हालांकि उसको बाद में पार्टी से निकाला गया था जब ये साबित हो गया था कि उसने जो है हिंदुओं की प्रॉपर्टी और हिंदुओं पर हमले करने के लिए जो है ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। तो ये जो मुस्लिम वोट का फैक्टर है, इसके कारण जो है कांग्रेस ने ये पूरा समझौता किया था, और इसी मुस्लिम वोट के फैक्टर की वजह से ही कन्हैया कुमार की एंट्री होती है। कन्हैया कुमार जिस सीट से तो लड़ना चाह रहे थे, वो सीट से दावा जो है वो संदीप दीक्षित का बनता था, क्योंकि उस सीट पर जो है उत्तर भारतीय जो है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो उत्तर भारतीय वोटर बहुत बड़ी तादाद में है। अब उत्तर भारतीय वोटर जो है उनको रिप्रेजेंट संदीप दीक्षित भी करते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की बहुत कद्दावर नेता थी। मत भूलिए कि शीला दीक्षित जब तक जीवित थी वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी, और वो उन्होंने दिल्ली की पूरी, जो दिल्ली को माना जाता था कि पंजाबी बेस्ड डोमिनेट पॉलिटिक्स होती है, शीला दीक्षित ने उसको बदल दिया था। तो उनके बेटे संदीप दीक्षित वहां से उम्मीदवार थे, लेकिन संदीप दीक्षित के पास सिर्फ उत्तर भारतीयों का वोट होगा। लेकिन ये कांग्रेस ने सोचा कि अगर हम कन्हैया कुमार को उतारेंगे तो उत्तर भारतीयों का वोट भी मिलेगा और मुस्लिम वोट भी उसको एकजुट मिल जाएगा। तो ये जो मुस्लिम वोट की जो पूरी जो सोच है कांग्रेस की, उसके कारण जो है ये कांग्रेस इस हद तक चली गई कि आम आदमी पार्टी से समझौता किया, और जो है अशोक जी, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कुमार को उतारा। अशोक जी, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ध्रुवीकरण के चक्कर में जो कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े नेता थे उनकी अनदेखी की गई। बिल्कुल, अगर आप संदीप दीक्षित का टिकट काट कर कन्हैया कुमार को दे रहे हैं तो आप ध्रुवीकरण ही चाहते हैं, और कुछ नहीं। दो चीजें, एक ध्रुवीकरण और दूसरा कांग्रेस की इस वक्त जो लोग कांग्रेस पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो बार बार आप इसको कह सकते हैं कि ये कड़ा बयान है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। वो टुकड़े टुकड़े जो गैंग जिसको कहा गया था, आज वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की पूरी उसको डोमिनेट कर रहा है। 370 को वापस लेने की बात करना, मुस्लिम पे संसाधनों की पहली बात करना, कन्हैया कुमार जैसे को आगे बढ़ाना, प्रशांत भूषण के माध्यम से ईवीएम की लड़ाई लड़ना, ये सब वही गैंग है। तो इस गैंग पर ये पूरा गैंग जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा संचालित हो रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता इन्हीं के द्वारा संचालित हो रहे हैं, और इसीलिए कन्हैया कुमार की एंट्री होती है, और इसीलिए मुस्लिम वोट के फैक्टर में ये इस तरह का समझौता जो है करती है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये दिल्ली का सिनेरियो है। लेकिन इसमें अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लाने से उनको लगता है कि अगर मुस्लिम वोट मिल जाएंगे तो वो हो सकता है कि कन्हैया कुमार जो है कुछ हद तक कट्टरपंथी मुस्लिम वोट को लुभाने में कामयाब रहे। अब जब वो खुलेआम जो है आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके कुछ आम आदमी पार्टी के वोट ट्रांसफर भी हो जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार का ये भी नहीं आप कह सकते कि कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में है तो कांग्रेस के ही रहेंगे। वो पहले लेफ्ट के थे, वामपंथी थे, अब वो कांग्रेस में आए हैं, कल को वो आम आदमी पार्टी में भी जा सकते, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत कांग्रेस के लिए इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है इस तरह से उनके जो असली नेता हैं
उनको खो रही है, उनको और छोड़ अशोक जी, रही है, जिस तरह उनको हम दरकिनार कर लगातार रही है। आपके साथ चर्चा में और तमाम जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं बेमेल गठबंधन की बात कर रहे हैं, ऐसा ही हमने यूपी में देखा था। जब बहुआ बबुआ का गठबंधन हुआ उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को समझाया था कि ये मत कीजिए, लेकिन ग्रैंड ओन पार्टी ने ये शायद समझा नहीं और साफ तौर पर खाली अगर टिकट बंटवारे की बात हम एक तरफ यानी कि अलहदा रख दें, और क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं इन तमाम इस्तीफों की? क्योंकि कहीं ना कहीं जब गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दिया तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात खुलकर रख नहीं पा रहा। यही लवली ने भी कहा कि इस इकाई में मैं अपने आप को नीतियों के लिहाज से अपंग महसूस करता हूं। देखिए, कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये बात तो साफ तौर पर है कि नीचे से ऊपर बात नहीं करते। दीपक बाबरिया दिल्ली के जो है वो दिल्ली के संचालक हैं कांग्रेस के। दीपक बाबरिया के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस राजकुमार चौहान को लेकर उन्होंने बदतमीजी करी। उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल जो है ये जिन्होंने इस्तीफा दिया, लवली को भी यही शिकायत है कि दीपक बाबरिया जिस तरह का बिहेव करते हैं, और दीपक बाबरिया तो करते ही करते हैं। सोचिए कि ये भी शिकायतें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि उदित राज उनसे जिस तरह से पेश आते हैं, जिस तरह से उदित राज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को से जो है व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के पुराने नेताओं को पार्टी से निकालने की साजिश कर रहे हैं, तो ये सारे लोगों का कंट्रोल जो है कांग्रेस का कंट्रोल किसी और हाथों में चला गया। तो कांग्रेस आज वो कांग्रेस नहीं है, दिक्कत वो है। लेकिन मुझे लगता है रामकृपाल जी के पास अगर आंचल जुड़े हुए हैं तो हमें रामकृपाल जी के पास भी चलना चाहिए। उनका एक लंबा अनुभव है। उनसे मुझे ये समझना है, रामकृपाल जी क्योंकि जुड़े हुए हैं, कि जिस तरह से जब हम इस गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह के इस्तीफों का असर जो है वो दिल्ली के चुनाव पर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो देश के चुनाव पर, और इंडी गठबंधन जो लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ होने का दावा कर अपनी वोट की राजनीति चमका रही है, उस पर भी पड़ना तय है? रामकृपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं तो जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी मिल रही है। जी जी, मैं देखिए, मैं आप लोगों को सुना था, अशोक जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, विनोद जी ने भी सारी चीजें बताई। केवल मैं एक बात कहूंगा कि ये जो आज का डेवलपमेंट है, इसे बिल्कुल स्थानीय दिल्ली और कन्हैया कुमार पे जोड़ के देखना, इसको बहुत छोटा करना होगा। देखिए, एक मैं रहीम का दोहा है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटक अंग। यानी बेर और केले में दोस्ती कभी हो नहीं सकती। अगर आप उसको कोई कोशिश करेगा दोस्ती की, तो जब बेर हवा में झूमेगा तो केले के पत्ते फटेंगे। ये आप ये सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके किसी तरह का एक आवरण बना करके आई, और जिसने समूचे कांग्रेस को निगल लिया। ट्रेजेडी कांग्रेस की क्या है कि कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक जितनी स्टेट है, मैं अगर आपको गिना दूं, कहीं भी जम्मू कश्मीर से कांग्रेस को किसने निकाला? बीजेपी ने नहीं, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने निकाला। बंगाल से बीजेपी आज तक नहीं पहुंची, अगर कोई कांग्रेस को किसी ने निकाला तो वो निकाला सीपीएम और ममता बनर्जी की पार्टी ने। उड़ीसा से अगर किसी को किया तो वो बीजू पटनायक और नवीन पटनायक की पार्टी ने। ऐसे ही आप देखते जाइए, बिहार से अगर किसने कांग्रेस को बेदखल किया तो वो कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार और लालू ने। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को किसने बेदखल किया? मुलायम सिंह और मायावती ने, मुलायम सिंह और काशीराम ने। तो ऐसे साउथ तक चले जाइए आप, कहीं भी ऐसा रेयर मिलेगा कि जहां बीजेपी ने ये कांग्रेस को बाहर किया हो। जहां बीजेपी ने कांग्रेस को थोड़ा बहुत डेंट किया है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां एक क्रम भी रहा है कि कभी बीजेपी आती रही, कभी कांग्रेस आती रही। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को जिसने बर्बाद किया, कांग्रेस वहीं पर उन्हीं से दोस्ती करके सोचती है कि उसको ताकत मिल जाएगी। ये सब जगह यही कर रहे हैं, और यही कारण है कि 400 सीट वाली जो सीट थी कभी 42 और 52 पर सिमट गई है। और दिल्ली में जो लवली ने छोड़ा है, ये तो बहुत पहले मुझे लगता था कि कैसे कांग्रेस के जो जरा सा भी, थोड़े बहुत भी, जिनका कांग्रेस की नीतियों में थोड़ा बहुत भरोसा है और जो थोड़े बहुत खुददार हैं, वो कैसे दिल्ली में आपके साथ दोस्ती पर सहमत हो गए हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था। जिस पार्टी ने बर्बाद किया,
और बता दूं आपको, आपका एक ही फार्मूला है। आप जानती है कि इस देश में राष्ट्रीय पार्टी में बीजेपी के बाद कांग्रेस नंबर 2 है। बीजेपी का एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को कमजोर करके नंबर 2 का जो तमगा है राष्ट्रीय पार्टी का, वो आप पर आ जाए, क्योंकि वो 2 स्टेट में हो गई है और कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस के अलावा है नहीं। इसलिए पूरा का पूरा आप पार्टी की एक मकसद है कि कांग्रेस को खत्म करो और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक आप प्रतिद्वंदी पार्टी बनो। बिल्कुल, लवली जी ने बिल्कुल सही किया है। और मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ लवली जी नहीं, अभी आप जितने लोग आए हैं वो तो कोई वो नहीं है, और वो भी अभी कह रहे थे, जिस सैम पित्रोदा ने कहा सिखों के दंगे पर, तो क्या हो गया, तो हो गया। आप बताइए, वही पंजाब में आप लड़ रहे हैं और दिल्ली में जो आप पार्टी जीरो है उसका आप मदद करने जा रहे हैं कि नहीं भाई तुम हमसे तो नहीं हो सकता है, तुम मोदी को हटा दो। और कहीं ना कहीं आप अपने मंसूबों में जिस तरह से अभी जो हाल चल रहा है, मुझे लगता है जल्दी कामयाब हो जाएगी। हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं लगातार कांग्रेस। जी जी, कहिए कहिए। एक लाइन और कहूंगा जी। मेरा कांग्रेस से विनम्र एक ही अपील है, मैं खुद चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के सामने एक डेमोक्रेसी में कांग्रेस का रहना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस जब तक इस कुंठा से मुक्त नहीं होगी कि चाहे हम मर जाएं, मोदी को हटाना है, चाहे देश बर्बाद हो जाए, कुछ भी बर्बाद हो जाए, ये जो है ना, ये जिसको कहते हैं प्रतिशोध से राजनीति नहीं होती है। ये जो कुंठा है, इसी पर एक रिएक्शन पहले अशोक जी का, फिर मैं कुमार आलोक के पास जाऊंगी। अशोक जी, पार्टी जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, मुद्दे होते हैं, विकास है, जाति के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इंडी गठबंधन में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनका मेन मुद्दा इट इज वर्सेस मोदी। ये जो उनकी सोच है, ये उनकी विचारधारा, कुंठा, बौखलाहट आप इसको कह लीजिए, उससे उनको कई नुकसान है, फिर भी पार्टी या आला कमान ये समझ क्यों नहीं पा रहा? देखिए, कांग्रेस की जो शीर्ष परिवार है, उन्होंने इसको अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को, जो बिल्कुल रामकृपाल जी की बात से सहमत हूँ, उनको लगता है कि किसी भी तरह से उनको नरेंद्र मोदी को हराना है, हटाना है। मत भूलिए कि ये वही नरेंद्र मोदी 2014 में क्या हुआ था। 2014 में लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए नरेंद्र मोदी को लेकर कि ये चाय वाला है, ये चाय वाला, हम इससे, मणिशंकर अय्यर ने कहा था, हम इससे कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बिकवाएंगे, ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। तो वो जो नफरत थी, वो नफरत धीरे धीरे 10 सालों में और ज्यादा बड़ी होती गई है, और कांग्रेस नेताओं का ईगो जो है, जो एक परिवार का जो ईगो है, वो और ज्यादा फूलता गया है। उनको लगता है कि वो कैसे जो है नरेंद्र मोदी जो है वो इस देश में शासन कर सकते हैं और कैसे जो है उनके परिवार को चुनौती दे सकते हैं। तो वो जो पूरा भाव है, उस भाव के कारण, उस अहंकार के कारण, उस नफरत के कारण कांग्रेस किसी से भी कहीं भी जाकर समझौता करने को तैयार हो रही है, सिर्फ ये सोचकर उनको नरेंद्र मोदी से उसको हराना है। बिल्कुल रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही बात कही। ये कौन नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि वो दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बने। अब दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी अगर उसको बनना है तो उसको कांग्रेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है जगह जगह पर। अब कांग्रेस उसी आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेती है जो उसको हटाना चाहती है। तो यानी कांग्रेस ये चाह रही है कि अरविंद की नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भले हम अपनी पार्टी डुबा दें, यानी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाए और कांग्रेस खत्म हो जाए, इस हद तक समझौता कर रही है। ये पूरा जो गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन हम कहते हैं, ये पूरा गठबंधन इसी सोच पर बना है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। नहीं तो आप देखिए, इसका कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एक विचारधारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि मोदी को हराना है। और बिल्कुल सही है, राजनीति में इस तरह से नकारात्मक, नेगेटिव मुद्दे पर जो है राजनीति आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। कुमार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हैं, कई लगातार कांग्रेस पर नजर रखते हैं। कुमार, आप ही हमारे साथ हॉट स्विच पर थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद के ऊपर उनकी नियुक्ति हुई थी। तब थोड़ा सा सांस लेने की बात ये थी कि शायद अब कांग्रेस में कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्या वो अब पपेट बनकर रह गए हैं? क्योंकि जिस तरह से जब कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया, जिन्होंने आर्मी को गाली दी, इसका कहीं ना कहीं जो असंतोष था वो लवली ने पार्टी आलाकमान में व्यक्त किया था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। और आलाकमान तक पहुंचने के लिए कई बार कांग्रेस पर ये सवालिया निशान उठते रहे हैं कि उन तक पहुंचने के लिए पहले आपको नीचे के नेताओं से बात करनी होती है, सीधा आलाकमान तो आपसे बात भी नहीं करती। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद भी स्थितियां वैसी ही हैं?
तो ये आचल आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी दिल्ली में, तो उस समय कांग्रेस ने समर्थन किया था। वो सबसे बड़ा आत्मघाती कदम था कांग्रेस का, और बाद में कांग्रेस ने इसका अफसोस भी किया। और उसमें जय किशन एक बहुत ही बड़े दलित नेता है कांग्रेस के, और विधायक थे, जीत के आए थे उस आम आदमी पार्टी के लहर में भी। तो उन्होंने कहा था कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो बिल्कुल ही विपरीत ध्रुव के हैं दोनों, और लेकिन इस जंक्शन पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो या भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात हो, तो ये लोग एक मंच पर दिल्ली में आए हैं, पंजाब में नहीं है, आप गोवा में नहीं है, और इसी तरीके से आप हरियाणा में भी आपने समझौता किया है कुरुक्षेत्र की एक सीट को लेकर के। तो ये जो गठबंधन है बिल्कुल असहज गठबंधन था, और इसी असहजता का परिणाम था कि अरविंदर सिंह लवली ने तो इस्तीफा दिया ही। राजकुमार चौहान अपने आप में बहुत बड़े नेता थे शीला दीक्षित के जमाने में, और उनका इस्तीफा आया। उसके बाद अरविंदर सिंह लवली का जो इस्तीफा आया वो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। और हम समझते हैं कि जिस सिख कम्युनिटी, जो 1984 के सिख दंगों को आपने अगर जाना होगा, आपने अगर देखा होगा और आपने अगर महसूस किया होगा, तो उसकी आग, उसकी जो धलक है, भले ही युवा वर्ग को नहीं पता हो, लेकिन उन वर्ग को, उन लोगों को जरूर पता है जो आपके पिताजी हैं, आपके माताजी है, या जिनकी उम्र 50 वर्ष या 60 वर्ष हो गई है। तो इस अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा देने के कारण ये सिख कम्युनिटी है, आपने कल देखा होगा कि गुरुद्वारा कमेटी में बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिख समुदाय के लोग। तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, और कांग्रेस इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। इसी डैमेज कंट्रोल पे रोशन गौर से एक प्रतिक्रिया। रोशन गौर साहब, जिस डैमेज कंट्रोल का जिक्र लगातार अभी कुमार आलोक ने भी किया, तमाम हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं वो भी करें, अब कांग्रेस क्या करेगी इस डैमेज कंट्रोल को? क्या वो कर भी पाएगी, ये डेंट को सीधा कर भी पाएगी आने वाले इन चुनावों को लेकर, या फिर कहें आने वाले सालों को लेकर? कि कांग्रेस में असल में कांग्रेस का संगठन तो बचा नहीं है। अब कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो गया है, और राहुल गांधी को जो संचालित कर रहे हैं वो लेफ्टिस्ट कर रहे हैं। उनकी जो कोर टीम है जो उनको सलाह देती है, उनके सलाहकार जो है वो सारे लेफ्टिस्ट हैं। अब वो उसमें कुछ दिन से ये कन्हैया कुमार भी शामिल है, और आपको पता ही है कि कन्हैया कुमार का जो बैकग्राउंड है वो भी वामपंथी है। तो दरअसल इसमें दो बड़ी अच्छी बातें हैं। एक तो अशोक जी ने जो कहा कि ये जहर का घूंट पीना जैसा है, और राम कृपाल जी ने कहा कि बेर और केयर का संबंध। दरअसल जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो उन्होंने शीला दीक्षित पर ही अटैक किया था, और कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाले का मामला उठाया था, और अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनको चुनाव हराया था। तो ये लिगेसी शुरू हुई कि कांग्रेस के खिलाफ अगर करना है तो दिल्ली में करना है, और दिल्ली में भी शीला दीक्षित पर अटैक किया, क्योंकि वो बहुत ही कद्दावर नेता थी। जिस समय इनका गठबंधन हो रहा था दिल्ली में, तो उस समय अजय माकन ने बहुत लंबा चौड़ा एक चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने पॉइंट वाइज बताई थी कि हमें आम आदमी पार्टी से क्यों गठबंधन नहीं करना चाहिए। और उन्होंने शीला दीक्षित जी का पूरा उसमें जिक्र किया, फिर बताया कि कैसे कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी में चला गया। अगर हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे तो जो हमारा वोट बैंक है वो वापस नहीं आएगा। तो इस बात को केंद्रीय नेतृत्व ने नेग्लेक्ट किया, और उसके पीछे वजह यही थी, जब अशोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनका जो टारगेट है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना, बीजेपी को हराना नहीं है, एक व्यक्ति को हराने का है। तो नफरत है, तो उस नफरत को वो अपने संगठन से जोड़कर नहीं देख रहे, वो नफरत को देख रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को कैसे हम हराएं, और उसी का ही नुकसान उनको चारों तरफ हो रहा है। आप देखिए कि केरल में उन्होंने चुनाव लड़ा तो वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि यहाँ केंद्र में वो लोग केंद्र में गठबंधन में है। और अगर हमने बंगाल में देखा तो बंगाल में भी है, दिल्ली में गठबंधन में, लेकिन बंगाल में विरोध में है। तो ये असल में कांग्रेस की जो दिशा और जो उनकी नीति है वही बदल गई है। तो वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, जैसे आपने कहा कि वो डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। दिल्ली के 7 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें अगर 2019 में आप देखेंगे कांग्रेस ने और हम आम आदमी पार्टी का दोनों का वोट बैंक मिलाए तो वो 50% था, 40% था, 60% जो वोट था वो बीजेपी को मिला। तो और जो आम आदमी पार्टी तो उसमें कहीं सीन में भी नहीं थी, आम आदमी कांग्रेस वहां नंबर 2 पे थी। तो इस तरह से अगर इस वक्त जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अजय माकन कह रहे थे, संदीप दीक्षित कह रहे थे कि अगर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है
तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी का जो करप्शन आया है, अभी तमाम लोग जेल में हैं, मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो आम आदमी तो पार्टी उसका कहीं ना फायदा कहीं अपने इस मंसूबे में कामयाब होती नजर आ रही है। गौर साहब की जो वो अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ाने की बात करती है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक ट्वीट पढ़कर फिर अशोक जी आपके पास आऊंगी। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अरविंदर सिंह लवली एक राष्ट्रवादी हैं। वे कन्हैया कुमार को टिकट देने के खिलाफ थे। पार्टी की आंतरिक बैठक में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे कन्हैया को टिकट ना दे, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना को अपशब्द कहे हैं। हालांकि किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसका जिक्र भी मैंने अभी कुमार आलोक से अपने सवाल में भी किया। हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, जो ये बात लगातार कांग्रेस के लिए कही जाती है, तमाम जो उनके नेता हैं, कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, ये बात ना सुनने का जो हश्र है वो इन इस्तीफों की नजर में हमारे सामने है। देखिए, कांग्रेस में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। आप हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर अब तक जितने इस्तीफे हैं, उन इस्तीफा देने वाले तमाम नेताओं को सुन लीजिए। वो लोग क्या कहेंगे कि कांग्रेस में बस एक परिवार है, और परिवार जो में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को लगता है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो सोचते हैं, वो सही है। पार्टी में संवाद बड़ा जरूरी होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जो है, कोई एक व्यक्ति जो है वो उसके पास सारी जानकारी होती है। आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आप अगर कुछ भी कहें तो बीजेपी की जो बड़ी ताकत है वो ये है कि वो नीचे पन्ना प्रमुख से तक से जो है वो फीडबैक लेती है, और वो फीडबैक टॉप तक पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस में हो क्या रहा है, वो फीडबैक वाली वो चीज ही खत्म हो गई है। हम अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे थे कि खड़गे जी जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त जो है सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमको एक अध्यक्ष चाहिए था, इसलिए हमने खड़गे जी को चुन लिया है। हमारे नेता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। तो आपका अध्यक्ष भी जो है वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है, आपने बना दिया है कि जो आपको दिखावे के लिए एक अध्यक्ष चाहिए। आपको फैसले लेने वाला अध्यक्ष नहीं चाहिए। क्या पता अगर पार्टी में कोई फैसले लेने वाला अध्यक्ष होता तो हो सकता है, और अगर वो इतना शक्तिशाली होता कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ करके पार्टी के फोरम पर बात रख सकता होता। अगर कांग्रेस का कोई ऐसा अध्यक्ष होता तो पहली नजर में वो कांग्रेस के शीर्ष बैठकों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का विरोध करता, अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाने का विरोध करता। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऊपर से जो कहा दिया गया, नीचे जो सबको वो बात माननी होती है। तो वो जो तानाशाही वाली बात करते हैं ना कि बीजेपी नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तो जो कांग्रेस आरोप लगाती है, उसके उलट अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में एक तरह की तानाशाही है कि जो राहुल गांधी ने, जो सोनिया गांधी ने सोच लिया, वो पार्टी की लाइन हो जाती है। एक तरफा नीचे संवाद है, कार्यकर्ताओं से कोई संवाद, बिल्कुल एक संवाद है ही नहीं। एक तरफा मतलब जो ऊपर से एक मैसेज आ गया कि ये करना है, जो है अगर कन्हैया कुमार को लेना है, उनको लड़ाना है, उनको ये करना है, तो आ गया, वो सबको फॉलो करना है। तो वो जो चीजें कांग्रेस को बहुत भारी पड़ रही है आजकल, और इसलिए जो है ये, और मैं रामकृपाल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये सिर्फ दिल्ली का विषय नहीं है। ये इस्तीफे की गूंज जो है पूरे देश में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि एक तो टाइमिंग का इंपॉर्टेंट बहुत रोल है। दूसरी बात यह है कि ये इस्तीफा जो कहकर दिया गया, और इसमें सिख कम्युनिटी की ओर से अभी आप तेजिंदर बग्गा का ट्वीट पढ़ रही थी, सिख कम्युनिटी के जो है वो जो है ये अरविंदर सिंह लवली है। और ये भी मत भूलिए कि अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस जब दिल्ली में खत्म हो रही थी और जब आम आदमी पार्टी के सामने हथियार डाल दिए थे, तब अरविंदर सिंह लवली ने बीच में बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन बाद में उनको लगा कि शायद कांग्रेस जो है अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना चाह रही है, तो वो दिल से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही थे। तो उनको लग रहा था कि कांग्रेस अगर फिर से, मुझे लग रहा है कि पैरों पर खड़ा होना चाह रही है, या अब उन्हें आपकी बैसाखी की जरूरत है। आपके पास आऊंगे विनोद मिश्रा जी, लेकिन अभी हमको सीधे चलना होगा कर्नाटक, जहां बेलगावी में प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वहां। कहां तक कह दिया, ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है, और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है। सवाल ये है, आखिर कांग्रेस
देश का नुकसान होने वाली बातों पर झूठ फैला करके लोगों में विश्वास तोड़ने का काम किसके इशारे पर कर रही है? कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर तो झूठ बोला है और देश का हर नागरिक कहता है कितने महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोल करके आपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है। आपको देश की माफी मांगनी चाहिए। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। अब भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है। दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है। लेकिन साथियों, जब से कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आई है, तब से पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है कि नहीं? खराब है कि नहीं? हालत बद से बदतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां बेलगावी में एक आदिवासी बहन के साथ जो कुछ हुआ, चिक्कोड़ी में जैन मुनि महाराज साहब के साथ जो हुआ, वो शर्मसार करने वाला है कि नहीं है? पीड़ा करने वाला है कि नहीं है? कर्नाटक की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने वाला है कि नहीं है? और देखिए उनकी हिम्मत। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है। यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़ करके घर चले जाओ।
यही वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं। भाइयों, साथियों, कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। तो प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचती है और जिस तरह से कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जिस तरह से जो लवली हैं उनके इस्तीफे को लेकर अब चर्चा सियासी बाजार में बहुत गर्म है। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या अब आपको लगता है जब जिसका नारा लगातार बीजेपी देती आ रही है, अब की बार 400 पार, और जिस तरह से अभी ये राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और रास्ता आसान करती हुई? देखिए, कांग्रेस यानी पूरा गठबंधन में जिस तरह की सिर्फ फुटबॉल चल रही है, पूरे गठबंधन में जिस तरह से एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये अभी 25 गृहमंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। अशोक जी, एक बार पहले वो सुन लेते हैं। आइए। ये अत्याचारी थे। पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी। तो आरक्षण पर कांग्रेस को घेरते हुए गृहमंत्री अमित शाह और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक भाजपा है किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लगातार बड़ी खबर है, इस पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर क्योंकि लगातार ये सवाल उठाती रही कांग्रेस कि चलिए, अविंदर सिंह लवली की लगातार हम बात कर रहे थे। कई दिनों से वो प्रदेश कार्यालय नहीं गए थे। उनका ये मानना है कि आपने कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे और उसी के साथ गठबंधन कर लिया गया। अविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, ये बड़ी खबर लगातार 10 बजे से हम ट्रैक करते हुए आपके लिए। और कई अब बातें यहाँ पर खुलकर सामने आती हुई क्योंकि लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस को ये एक और बड़ा झटका लगा है। इस्तीफों की फहरिस्त में अब लवली का नाम भी जुड़ गया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस खेमे में अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। जो तमाम वरिष्ठ नेता थे उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, जिसका दर्द अब इस्तीफों की नजर में सामने आ रहा है। और आपसे गठबंधन के खिलाफ थे,
अरविंदर सिंह लवली। कई बातों के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश भी की। वामपंथी नेताओं के प्रभाव के चलते अपनी विचारधारा से भटकती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, इसका जिक्र हमारे विशिष्ट मेहमानों ने भी किया। और खास तौर पर कन्हैया कुमार जो कि बाहरी हैं, उन्हें टिकट देने के विरोध में लवली ने अपनी आवाज उठाई थी। दिल्ली में बाहरियों को टिकट दिया गया, जो दिल्ली की समस्याओं को समझते नहीं हैं उन्हें टिकट दिया गया, और इसी के चलते लवली ने इस्तीफा दिया है। और कई दिनों से वो प्रदेश कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। और आपने जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, उसके बाद इस बेमेल गठबंधन को लेकर कई सवालिया निशान उठाए गए थे कि आखिर कैसे जो अलग अलग दो विचारधाराएं हैं उनका मेल कैसे हो सकता है। अशोक जी, हम वो जो बात पूरी कर रहे थे पहले उस पर आते हैं कि इसका सीधा जो फायदा है वो चुनावों में भाजपा की तरफ जाता हुआ, और साथ ही साथ अभी तो विधानसभा के चुनाव भी होने हैं दिल्ली की अगर बात की जाए, तो इसका खामियाजा तो कांग्रेस को वहां भी उठाना पड़ेगा। विधानसभा में तो कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, और यहाँ से कांग्रेस जीरो से आगे बढ़ पाएगी उसकी गुंजाइश कोई दिखती नहीं। जिस तरह की नीतियों पर दिल्ली में कांग्रेस जो है, राहुल गांधी ने दिल्ली में जिस तरह की कांग्रेस के लिए एक सीरी प्लानिंग की है, उसको देखते हुए लगता नहीं। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बिंदु पर आता हूँ, जो आपने भी कहा और जो अभी गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे। अमित शाह ने अभी आरक्षण की बात की, ये उन्होंने क्यों कही, देखिए इसको बड़ा समझना जरूरी है। और इसी को मैं अगर मैं दिल्ली के इस पूरे बात से जोड़ दूं, तो इसका लब्बो-लुआब यह है कि कांग्रेस इस वक्त दो चीजों के भरोसे है। एक, फेक नेताओं के भरोसे है, उदित राज और कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस के फेक नेता, क्योंकि एक तरफ अरविंदर सिंह लवली है, राजकुमार चौहान है, तो ये जो कांग्रेस के जो ओरिजिनल नेता, दूसरी तरफ फेक नेता कन्हैया कुमार और जो है उदित राज। तो कांग्रेस एक तो फेक नेताओं के भरोसे है, जिसके कारण कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है। दूसरा, कांग्रेस फेक न्यूज के भरोसे है। ये जो अमित शाह ने बात करी ना आचार्य, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीते 2 दिन से कांग्रेस के जो सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स हैं और कांग्रेस के नेताओं, कुछ नेता भी जो है जिनके वेरीफाइड अकाउंट है, वो लगातार एक फेक न्यूज है। अमित शाह का एक पुराना एक बयान जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, उसको वो काट करके उसको डिस्टॉर्ट करके उसको जो है उसको फेक एक बना करके कि अमित शाह के मुंह से ऐसी बात कहला के कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ऐसा फेक जो है पूरा का पूरा एक कैंपेन कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, जो सीधे जिसकी शिकायत मुझे लगता है अगले 1 आध दिन में बीजेपी जो है शायद चुनाव आयोग से भी करेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उन्होंने कुछ खबरों को जिस तरह से फर्जी खबरों को बनाया, उसको लेकर के अमित शाह ने ये बात कहा कि आरक्षण को लेकर SC/ST का जो दलितों का आरक्षण है वो खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बीजेपी कह रही है कि उस हिस्से में से मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए तो कांग्रेस लगातार फेक नेता और फेक खबरों के भरोसे है, और इसलिए जो है उसके दम पर मोदी को हराना चाह रही है, बीजेपी को हराना चाह रही है। लेकिन सवाल फिर सबसे बड़ा यही है कि आप अगर इस तरह की चीजें करेंगे, आज आप फेक न्यूज अगर आप फैलाना शुरू करेंगे, वो 1 दिन 2 दिन चलती है, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाती है। उसी तरह से आपके जो फेक नेता है वो 1 दिन 2 दिन चमकते हैं, उसके बाद बर्स्ट हो जाते हैं। तो आप अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो आपको ज्यादा दूर तक ले जाएगी नहीं। यही कांग्रेस की सबसे बड़ा संकट है आजकल, और यही कांग्रेस जो है उस संकट से गुजर रही है। आपने तो बहुत अहम बातें कही हैं अशोक जी, क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस। यानी जब टिकट का बंटवारा हुआ तब बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और क्रेडिबिलिटी तो हम देख ही रहे हैं। मिश्रा जी, अगर हम इन दोनों सी की बात करें, मिश्रा जी नहीं, हमारे साथ राम कृपाल जी हैं। राम कृपाल जी, अगर इन दोनों सी की बात की जाए, क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस, यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी हर लिहाज से कहीं ना कहीं कम होती हुई, और कॉन्फिडेंस में तो कहीं लिया ही नहीं अपने नेताओं को। नीतियां बनाने की बात की जाए, टिकट बंटवारे की बात की जाए, तमाम उम्मीदवारों की जो सूची है उसको जग जाहिर करने की बात की जाए, था कि विपरीत विचारधाराओं, पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि आपकी कोई विचारधारा नहीं है और कांग्रेस की भी अब कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस उस जगह पहुंची है, मैं शाहिर की एक लाइन कहूंगा, निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अजय माखन कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। किसी भी पार्टी को कोई भी नीति अपनाने का उसका अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी की कोई दीर्घकालिक नीति होती तो 6 महीने पहले यही अजय माकन ने कहा था कि शराब के मामले में अरविंद केजरीवाल को
न केवल गिरफ्तार किया जाए, उनकी सरकार बर्खास्त की जाए और इनको 24 घंटे के अंदर, याद है ना आपको? जी जी जी, अभी बिल्कुल ताजा ताजा है। तो इतना बड़ा कद्दावर नेता, कोई कार्यकर्ता बोलता तो अलग की बात थी, और बाकायदा वो सारी चीजें लेकर के आए, और 4 महीने बाद वही कांग्रेस के कद्दावर नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलती से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तो बहुत गड़बड़ है। मतलब आप अपने आप में आपको पता ही नहीं है कि आप गांधी से शुरू किए थे। गांधी के समाजवाद की 3 पाए थे। गांधी कहते थे ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण और मौजूदा वर्ण व्यवस्था को इसलिए कहते थे कि हम वर्ग संघर्ष नहीं चाहते हैं। इसलिए उस गांधी से निकल करके, ये पहली बार नहीं है। आप देखिए 2018 में गुजरात का इलेक्शन लड़ रही थी ये सर, तो गांधी से निकल के गोडसे की राजनीति करने से भी पीछे नहीं चकते। नहीं, मैं केवल एक नई बात, मैं केवल एक बात कर रहा हूं। 2018 के गुजरात चुनाव का आप याद कीजिए। गुजरात के पोस्टर बॉय कौन थे कांग्रेस के? अल्पेश जिग्नेश, हार्दिक पटेल, याद है आपको? जी जी। कोई भी कांग्रेस का वेटरन नेता कहीं नहीं आया। तो ये जो आज कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, ये लिगेसी कांग्रेस पिछले 10 साल से भटक रही है। वो उसको अपने वरिष्ठ नेता और कद्दावर नहीं चाहिए। पूरे यात्रा में राहुल गांधी के बगल में कौन कन्हैया कुमार चल रहे थे? सारे कांग्रेस के बड़े नेता नाराज होकर बैठे हुए थे। और एक मैं बात कह दूं, कांग्रेस में सब लोग उस तरह से हैं जैसे कोई जेल में कैदी हो, जिसको भी मौका मिलता है, कोई मौका, जैसे लवली जी को एक मौका मिला, कन्हैया कुमार के बहाने निकल लिए। अभी कुछ दिन पहले किसी को जो लोग निकले हैं वो सनातन के नाम पे बहाना मिला, निकल लिए। बिल्कुल यह है कि एक दिशाहीन, दृष्टिहीन, नीतिहीन, और जिसने आपको कमजोर किया है, जिसने सारा आपका वोट बैंक लिया है, वो कोर स्ट्रेंथ, मुसलमान कभी कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ था, किसके पास है? वो मोदी अमित शाह के पास नहीं है, वो है ममता के पास, वो है अखिलेश के पास, मुलायम के पास, सारे क्षेत्रीय दलों के पास है। अब आप वो सोच रहे हैं कर्नाटक में आपके पास आ गया, तो आप सोच रहे हैं कि मुसलमान हमारे पास आ जाएगा। सर ये तो मिराज है ना, इस मिराज, ये मिराज तो अब कहीं ना कहीं अगर देखें एक मिराज बनाने की कोशिश थी। उम्मीद करते हैं कि ये उनको नजर आया होगा। कुमार आलोक जुड़े हैं। कुमार, जिस तरह से लगातार साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि लवली कई दिनों से प्रदेश कार्यालय नहीं गए, कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो दीपक तले अंधेरे की बात है कि क्या कांग्रेस आलाकमान ये समझ ही नहीं पाई, और इसी तरह जो तमाम इस्तीफे दिए गए उनके भी कहीं ना कहीं इसी तरह के पदचिन्ह थे, वो नाराज थे। कई बार किन्हीं तरह के जो बयान थे उनसे भी पार्टी को समझाने की कोशिश की परोक्ष रूप से, लेकिन पार्टी समझ ही नहीं पाई। कुमार, चलिए अशोक जी, हमारे पास कुमार आलोक की आवाज नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपना रिएक्शन दें कि दीपक तले अंधेरे की अगर बात की जाती है तो पार्टी ये समझ क्यों नहीं पाई, क्योंकि कितने दिनों से वो प्रदेश कार्यालय नहीं जा रहे थे, और तमाम जो अन्य नेताओं ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने बयानों से कहीं ना कहीं ये अंदेशा देने की कोशिश की कि भाई हम नाखुश हैं जिस तरह से कामकाज चल रहा है पार्टी में। देखिए, असल मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस का जो शीर्ष परिवार है, शीर्ष नेतृत्व है, जो 2-3 कांग्रेस के शीर्ष नेता है, वो बहुत एरोगेंस में है, अहंकार में है, और इस अहंकार के चलते उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको याद दे रहा हूँ, कुछ साल पहले जब कांग्रेस के कुछ नेता लगातार छोड़ रहे थे, तो कांग्रेस की ओर से बाकायदा कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि जो कचरा है वो जा रहा है जी। तो जो आपके नेता जिन्होंने अपनी जिंदगी आपकी पार्टी के लिए दे दी, जिंदगी अपने दे दी, वो अगर किसी बात से नाराज होकर जा रहे हैं पार्टी से, तो आप उनसे बात नहीं कर रहे, मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप ये कहते हैं तो कचरा है, जा रहा है। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो है बड़े सारे जो है आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं, और जो भी आरएसएस के लोग हैं सब छोड़ के जाए, मुझे किसी से कोई मतलब, ये सब छोड़ के चले जाए। तो जब आप ओपनली इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हैं, अपने नेताओं को जो है ये दिखाते हैं कि मेरे लिए तुम मैटर नहीं करते, राहुल गांधी को लगता है, राहुल गांधी ये दिखाते हैं कि मैं अकेला जो है सब कुछ कर सकता हूं, मैं अकेला जो है संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब वो इस तरह का फील देते हैं तो इसलिए होता है। गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा था, गुलाम नबी
आजाद ने जब पार्टी छोड़ी थी सोचे इतने कदम में था, और ऐसा नहीं है कि उस वक्त क्या कहा गया गुलाम नबी आजाद के लिए, कहा गया कि वो जो है राज्यसभा सीट उनको नहीं दी गई है इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी दल ने राज्यसभा सीट को ऑफर किया है। आज वो इतने समय हो गया वो राज्यसभा में नहीं गए, किसी पार्टी से नहीं गए, वो अपनी अलग पार्टी बना के बैठे हैं, चुपचाप कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो आपके ऐसे नेता जिन्होंने 50 साल जो है आपकी पार्टी को दे दिए, जब वो पार्टी छोड़ने का, जब वो पार्टी में कोई बात रखते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, जब वो पार्टी में दरकिनार कर दिए जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं, जब वो अपनी बात रखने जाते हैं तो उनको जो है उनको कोई सुनता नहीं। कपिल सिब्बल, आज भी वो कपिल सिब्बल दिल से कांग्रेसी ही है ना, आज वो कांग्रेस के ही मुद्दे उठाते हैं दिल से, जहां जाकर कि वो दिल से कांग्रेस बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी थी कि जो हार रहे हैं उसको लेकर सोचना चाहिए, राहुल गांधी तो को कहीं ना कहीं अशोक जी मान सकते हैं कि कांग्रेस, मैं याद दिला दूं एक मिनट आशा, कि उस वक्त जो है कपिल सिब्बल के घर पे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। आप सोचिए अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं उनके घर पे जाकर जूते चप्पल अंडे फेंक दिए जो पार्टी के साथ खड़े लोग थे। तो ऐसी पार्टी में कोई स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे रह सकता है? बिल्कुल। और आपने बहुत अहम कहा कि एक होता है मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, मैं ही कर सकता हूं, ये आपका घमंड है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जब हम बयान सुनते हैं तो नजर आता है। और जो इंडी गठबंधन जिसका साथ देने का वो लगातार दावा कर रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुम्मा जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, खासतौर पर तमाम जब हम इस्तीफों की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ये बात समझ पाएगी कि ये जो लोकसभा चुनाव है इस पर तो असर होगा ही, लेकिन आने वाले सालों में जिस तरह से कांग्रेस ने जनाधार बढ़ाने की बात की है, वोट प्रतिशत बढ़ाने के वो दावे करती है, भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, न्याय की बात करती है, ये सिर्फ बातें हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।